यस फ्रेंड्स। तो वेलकम टू अवर डे 2 ऑफ फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइज आज का टारगेट हमारा क्या है? बहुत सिंपल, लेवरेज कंप्लीट करना है। पूरे एस्पेक्ट में कंप्लीट करना है कॉन्सेप्चुअली। तो सबसे पहले मुझे बताइए लेवरेज का मीनिंग क्या होता है? लेवरेज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एडवांटेज प्लस रिस्क। वेरी गुड। लेवरेज के दो साइड होते हैं दोस्तों, एक होता है एडवांटेज और एक होता है रिस्क। तो दोनों साइड समझेंगे, पहले एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। कितने टाइप के लेवरेजेस है? तीन टाइप के लेवरेजेस। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंशियल और लास्ट कंबाइंड लेवरेज होता है। सबसे पहले लिखिए आपके नोट्स में बीचों बीच लेवरेज, और उसके अंदर तीन पार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या सर ऑपरेटिंग लेवरेज अलग होता है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अलग होता है? दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एक ही बात है। तो शॉर्ट फॉर्म में डॉल बोला जाता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या होता है एग्जैक्टली ये? वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। फिक्स्ड कॉस्ट किसका? ऑपरेशन का। आधे में तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। एवरीवन क्लियर? फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो एक काम करते हैं, पहले ऑपरेटिंग पार्ट पर फोकस करते हैं कि ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट क्या। तो आप सबको मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट याद है दोस्तों? मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट अगले पेज पे आइए। ऑपरेटिंग पार्ट लिखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग पार्ट बोलिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या था दोस्तों? सेल्स माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन। और माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम बुलाते हैं EBIT। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाम से ही समझ रहा है, एक ऐसा अर्निंग जिसमें से अब तक इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट कोई भी फाइनेंशियल चार्जेस डिडक्ट नहीं हुए, सिर्फ ऑपरेटिंग के खर्चे लेस हुए। ऑपरेटिंग के खर्चे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो वैरी होगा आउटपुट के साथ। जैसे कि आपने कॉस्ट शीट के वक्त पढ़ा था, क्या क्या वैरी होता है आउटपुट के साथ? मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, रिमेंबर। और जो कॉस्ट आपके आउटपुट के साथ वैरी नहीं होता है उसे आप बुलाते हो ओवरहेड्स, नथिंग बट फिक्स। करेक्ट? तो ये था आपका ऑपरेशन। इसका एडवांटेज लेना है हमको। ऑपरेटिंग पार्ट में किस चीज का एडवांटेज लिया जा सकता है? फिक्स कॉस्ट का। बिकॉज जब आप आपका आउटपुट बढ़ाते हो तो आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता, सेम रहता है। तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्टेंट प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका रिजल्टेंट प्रॉफिट मतलब EBIT ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार एग्जांपल लेकर। सपोज हमारा सेल्स है 20 lakhs। हमारा वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 70%, मतलब 14 lakhs। तो रिमेनिंग 7 लाख विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट को ले लेंगे 3 lakhs, तो आपका EBIT आ जाएगा 4। आर यू विद मी ऑल ऑफ यू? अब आपके सेल्स को बढ़ाइए 10%। क्या हुआ? सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन 6 lakhs और रिमेनिंग 3 लाख विल बी योर EBIT। सही है क्या एवरीबॉडी? अब आप बढ़ा दीजिए आपके सेल्स को 10% से। बोलिए क्या होगा? 22 lakhs का सेल हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा क्या दोस्तों? नहीं, 22 लाख का 70% अब कितना आएगा?
15.4 लाख लेस इज इक्वल टू कीजिए 6.6 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब जरा कंट्रीब्यूशन की बढ़ोतरी देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 10% से बढ़ा है। जितने से आपने सेल्स को बढ़ाया उतने से ही आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। डू यू थिंक यू आर गेटिंग एडवांटेज हियर? नो, एडवांटेज नहीं है, आपकी मेहनत का फल मिला है आपको। तो मेहनत क्या थी? 10% सेल बढ़ाना। रिजल्ट क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ा है। कोई एडवांटेज नहीं मिला है आपको। अब दोस्तों आगे फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा। और अब जो रिजल्टेंट प्रॉफिट आएगा वो 3.6 लाख आएगा। अगर 3.6 को आप 3 के साथ कंपेयर करोगे तो 0.6 से बड़ा लीजिए कैल्सी, 0.6 से बड़ा है कैल्सी पे लीजिए 0.6 डिवाइड कीजिए 3 लाख के साथ और मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 100। कितना परसेंट हुआ? 20% इंक्रीज है। कैसे आया सर ये 20%? परसेंटेज चेंज निकालने आता है ना अपने को। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज नथिंग बट 3.6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। एवरीवन, आपका आंसर कितना आ रहा है? 20%। गाइस आपने सेल्स कितने से बढ़ाया था? 10% से। आपका रिजल्टेंट ईबीआईटी कितने से बढ़ा है? 20% से बढ़ा है। क्या आपको एडवांटेज मिला है? यस, दुगना एडवांटेज मिला, 2 गुना एडवांटेज मिला है। और इस 2 गुना को ही हम बुलाते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। एवरीवन, कितना एडवांटेज मिला आपको? 2 टाइम्स। तो आपको 2 टाइम्स का आंसर निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? DOL इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 2 टाइम्स का आंसर निकालने के लिए 20% को सर हम डिवाइड करेंगे 10% के साथ। 20% क्या है दोस्तों? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है, डिवाइडेड बाय 10% क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। दोस्तों आपका आंसर 20/10 कर कितना आएगा? टाइम्स। ऑल ऑफ यू, आपका फॉर्मूला क्या बन गया? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एवरीबॉडी, कोई डाउट है यहां तक? ये सब किसकी वजह से हुआ आपने बोला? फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों जगह बिल्कुल सेम था। एक काम करते, फिक्स कॉस्ट को एक बॉक्स में और डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट का ही इंपैक्ट मेजर कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट का ही इंपैक्ट मेजर कर लेते हैं, मतलब किसी भी चीज का इंपैक्ट अगर देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उस चीज के पहले और उस चीज के बाद को कंपेयर करना पड़ेगा, तो ही उसका इंपैक्ट समझेगा आपको। तो फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट अगर देखना होगा तो कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी को कंपेयर करना पड़ेगा। इस आज के सेशन का इंपैक्ट अगर आपको देखना है तो एग्जैक्टली 1 घंटे पहले आपको लेवरेज क्या आता था और 1 घंटे बाद क्या आएगा, दैट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस क्लास। वेरी सिंपल। अगर आपको लगता है 1 घंटे बाद भी उतना ही आ रहा है जितना पहले आता था तो फिर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो गए, आपको पहले कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगती थी अब और क्लियर है, मतलब इस बैच का इंपैक्ट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? इंपैक्ट के लिए क्या कर रहे हो? बिफोर और आफ्टर को कंपेयर कर रहे हो। तो यहां पर मैं भी फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहा हूं? बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर कर रहा हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? फिक्स कॉस्ट के पहले मुझे दिख रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट के पहले कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट के बाद मुझे नजर आ रहा है ईबीआईटी। मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी लीजिए कैलसी पर पहले नंबर 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख विदाउट कैलसी टाइम्स। आ रहा है क्या आंसर? टाइम्स 2 टाइम्स मैच तो हो गया दोस्तों, बट सिर्फ पहले केस में मैच होता है। सेकंड केस में अगर आप ले लोगे तो आंसर मैच नहीं होता है। दैट डज नॉट मीन कि वो सेकंड केस में एप्लीकेबल नहीं है। इट सिंपली मींस वो वेरीफाई सिर्फ फर्स्ट केस, वेरीफाई सिर्फ फर्स्ट केस में होता है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे सर? बिटवीन 2 डेटा अगर आपको लेवरेज देखना है तो परसेंटेज चेंज। बिटवीन 2 डेटा अगर आपको लेवरेज देखना होगा तो परसेंटेज चेंज, और अगर आपको सिंगुलर डेटा पर लेवरेज देखना होगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज। याद रखिए, सिंगुलर डेटा अगर 3 भी रहेंगे और तीनों पर आपको लेवरेज पूछा है तो आपको वापस से कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी यूज करना पड़ेगा। बिटवीन 2 डेटा पूछा रहेगा तो आपको परसेंटेज चेंज यूज कर। समझ गए? तो डेटा कितने भी रहने दो, अगर आपको हर लेवल पर लेवरेज पूछा है तो क्या करोगे? नॉर्मल या परसेंटेज चेंज? नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करो। परसेंटेज चेंज कब यूज करेंगे? जब एक लेवल से हम दूसरे लेवल पर शिफ्ट हो रहे हैं और उसके बीच का लेवरेज पूछा है आपको, तब आप परसेंटेज चेंज यूज। आर यू क्लियर? तो ये आपका लेवरेज का फॉर्मूला हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 फॉर्मूलेज हैं,
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। याद रखिए लेवरेज के वैल्यूज जो है, लेवरेज के वैल्यूज कभी भी 1 या 1 से ज्यादा होंगे या तो सीधा नेगेटिव चले जाएंगे, 0 और 1 के बीच कभी नहीं रहेंगे। बिकॉज जब आप आपका सेल बढ़ाते हो तो उससे ज्यादा आपका ईबीआईटी बढ़ता है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है आप आपका सेल घटा रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, घटा रहे हो, तो उस केस में आपका ईबीआईटी घट कर शायद नेगेटिव बन जाए, शायद नेगेटिव बन जाए, तो उस केस में आपका लेवरेज जो है वो 0 से नीचे चला। अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगा ना दोस्तों, ये 3 लाख, ये 3 लाख अगर आपका ज्यादा रहेगा ना, तो आपका डीओएल और भी ज्यादा आएगा। कीजिए कैसी, इमेजिन कीजिए यहाँ पर 5 लाख है, 5 लाख है, तो 6 लाख में से 5 लाख गया, नीचे कितना आया, 1 लाख आया। तो आंसर आपका कंट्रीब्यूशन 6 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना, 1 लाख, आपका आंसर आएगा 6 टाइम्स। मतलब क्या समझा आपको, फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा, फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा डीओएल उतना ज्यादा रहेगा दोस्तों, जितना फिक्स कॉस्ट कम डीओएल उतना कम रहेगा। ये 3 लाख की जगह अगर मैंने 5 लाख ले लिया, मेरा आंसर तो 6 टाइम्स हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं। ये 3 लाख की जगह आंसर अगर 1 लाख रहेगा तो फिक्स कॉस्ट का आंसर, तो 6 लाख माइनस 1 लाख करके नीचे आएगा 5 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करोगे तो 1.2 का आंसर आता है, आता है क्या। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को 0 कर दो, फिक्स कॉस्ट को 0 करके देखो क्या होगा, 1 आंसर आएगा, मगर 1 से नीचे नहीं का। क्या सबको समझ रहा है क्या, इसका मतलब लेवरेजेस के आंसर, जितना फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा डीओएल उतना बढ़ेगा। कम से कम फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, कम से कम फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 0, तो उस केस में डीओएल कितना रहेगा, 1। इसका मतलब 1 से नीचे डीओएल नहीं आ सकता। सर अभी तो आपने बोला नेगेटिव आ सकता है, यस नेगेटिव आ सकता है, 1 से नीचे नहीं, 0 और 1 से नीचे नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, नेगेटिव क्यों आएगा सर, एक काम कीजिए, फिक्स कॉस्ट ले लीजिए 7 लाख, अब बोलिए कंट्रीब्यूशन माइनस 7 लाख करोगे तो नीचे तो माइनस 1 लाख आ गया, आंसर क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय माइनस 1 लाख कर रहे हो तो आंसर तो माइनस में आएगा ना। कैन माई डीओएल बी नेगेटिव, यस सर। कैन माई डीओएल बी 0 एंड 1 के बीच, नो सर। कैन इट बी 1, यस सर, इफ फिक्स कॉस्ट इज 0, and can it be greater than 1, yes sir, obviously every time if we have a fixed cost। are you very clear everybody। ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 फॉर्मुलेस थे। अब एक काम करेंगे, ये ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मुलेस ऊपर लिख देंगे, यही आपके मेन चार्ट में, डीओएल के नीचे लिखिए पहला फॉर्मूला डीओएल का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन, देख के नहीं लिखना है आपको, आपको समझ गया है, वहां पर जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब में, स्क्रीन की तरफ देख क्यों रहे हो आप लोग, देखिए मत, स्क्रीन नहीं है आपके पास, आपके पास आपका दिमाग है जो सबसे बड़ा प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, और एग्जाम में यही ऑन होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपको खुद पे भरोसा होगा। परसेंटेज चेंज इन व्हाट, ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। सर थोड़ा कंफ्यूज होता है, कभी कभी लगता है ईबीआईटी है या सेल है, समझता है। हर बार याद रखिए बड़ा नंबर ऊपर आएगा, बड़ा नंबर ऊपर आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्या ज्यादा रहना चाहिए दोस्तों, ईबीआईटी या सेल्स, ईबीआईटी, रिजल्टेंट इंपैक्ट ईबीआईटी पर ज्यादा होता है। और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी में बड़ा नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, कंट्रीब्यूशन, तो वो भी हर वक्त ऊपर आएगा। एनी कंफ्यूजन नाउ। सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग डीएल का, और करके लिखो, सेकंड फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, एवरीबॉडी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। चलिए तीसरा फॉर्मूला दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप बोल रहे हो कि आपका ड्यूएल ज्यादा है मतलब आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं एक काम करता हूं, बात है ना, बराबर है कि नहीं, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 या 1.5 इज इक्वल 0.5, सॉरी 2 इज इक्वल टू 0.5 या 0.5 इज इक्वल टू 1/2, एक ही बात है ना। तो फिक्स कॉस्ट अगर ड्यूएल ज्यादा है मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है इसका मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो टोटल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट ज्यादा हुआ तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर जाएगा। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट गाइस,
नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। ये आपका सेल्स लेवल है, सब सेल्स लेवल, जो सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन पॉइंट के बीच के गैप को आप क्या बुलाते हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बुलाते हो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको। तो गाइस, अगर सपोज आपका टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अभी इधर आ गया 1। तो BP1 अगर इधर आ गया तो MOS1 ऊपर आ, मतलब बन जाएगा MOS1। न्यू MOS1 आपको पहले MOS से क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। पहला MOS ज्यादा है, न्यू MOS कम है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर घट रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ? कम हो गया। कैन वी से इसका मतलब देयरफॉर फ्यूल जब बढ़ता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी घटता है। तो कैन वी से इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, इसका मतलब ड्यूएल का एक और फॉर्मूला बन सकता है, ड्यूएल इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिन ऑफ ऑल ऑफ यू। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी क्या करना है, मेरे दिमाग में फॉर्मूला जाना चाहिए, फॉर्मूला कंसेप्चुअल क्या आ रहा है, समझ गए? मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, तो आप ड्यूएल कैसे निकालोगे? 1 बाय 0.2 कितना होगा? 5 टाइम्स। 1 बाय 0.2 इज 5 टाइम्स ड्यूएल। समझ में आ रहा है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी करने से आपको ड्यूएल डायरेक्टली मिल, तो आपका ड्यूएल का फॉर्मूला एक और बन रहा है। ड्यूएल के कितने फॉर्मूलेज हो गए? फॉर्मूलेज हो गए 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इवन क्लियर? Should a DOL of a firm be high or low preferred? देखते, जितना फिक्स कॉस्ट ड्यूएल ज्यादा रहेगा, फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगा, फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगा, टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नीचे आ रहा है, मतलब ही रिस्क बढ़ रहा है ना। मतलब ही रिस्क क्या हो रहा है? बढ़ रहा है भाई। इससे समझ रहा है क्लियरली कि ड्यूएल जितना बढ़ाओगे रिस्क उतना बढ़ेगा। रिस्क हमको ज्यादा बढ़ाना है क्या? नहीं, रिस्क बैलेंस रखना है हमको। तो इसका मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर ड्यूएल ऑफ अ फर्म should be low preferred. Fuel of a firm should be low preferred such that such that there should be there should be sufficient margin of safety. There should be sufficient margin of safety. मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना, वो सही होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आप इतना ड्यूएल मत बढ़ाओ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना कम हो जाए कि थोड़ा भी सेल नीचे आया कि आप लॉस में चले, मत करो। आपके फर्म का ड्यूएल इतना बढ़ाओ जितने से आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सफिशिएंट रहे। ज्यादा बढ़ाकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आपकी फर्म रिस्क में। समझ गए यहां तक? तो ड्यूएल क्या होना चाहिए? इन शॉर्ट ड्यूएल होना चाहिए लो प्रेफर्ड। कितना लो सर? सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात क्लियर है ड्यूएल के बारे में? अब आते हैं जरा डीएफएल के बात करेंगे। डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यहां पर भी हम एडवांटेज लेते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ। यहां पर किस चीज का एडवांटेज लिया जाएगा? इंटरेस्ट का भी लिया जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड का भी लिया जाएगा। बट पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, फिर हम धीरे धीरे हम आएंगे प्रेफरेंस। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। क्या खासियत है दोस्तों इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों भी फिक्स कॉस्ट होते हैं। आप कितना कमाओ आपको फिक्स रेट से डिविडेंड देना है। आप कितना प्रेफरेंस पे ऑफ कोर्स, आप कितना भी कमाओ आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स पर या टर्म लोन पर।
इसका मतलब बैंक ये नहीं देखता कि तेरे प्रॉफिट कितने हुए, तेरा रिटर्न कितना आया, तू हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, कोई लेना देना नहीं। तुम जो भी कमा रहे हो कमाओ, हमको फिक्स रेट से इंटरेस्ट दो, और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे तो वो बोलेंगे फिक्स रेट से डिविडेंड दो। आर यू क्लियर? तो ऐसे केस में हम एडवांटेज लेंगे इंटरेस्ट का भी, और बाद में हम बात करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में। तो ऐसे केस में जरा 2 मिनट के लिए ऑपरेटिंग पार्ट जैसे देखा था वैसे फाइनेंशियल पार्ट लिखते। फ्रेश पेज लो, फाइनेंशियल पार्ट लिखो वहां पर, फ्रेश पेज लेकर फाइनेंशियल पार्ट लिखेंगे। फाइनेंशियल पार्ट की खासियत सुन लो, जहां ऑपरेटिंग एंड होता है वहीं से फाइनेंशियल शुरू होता है। ऑपरेटिंग कहां एंड हुआ सर? ईबीआईटी पर, वहीं से फाइनेंशियल, आगे से नहीं, वहीं से। का मतलब दोस्तों ध्यान से सुनो ये सेंटेंस, आपका ऑपरेटिंग का और फाइनेंशियल का कनेक्टिंग लिंक ईबीआईटी है। मतलब आपको कहीं से भी नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे आना है, आप हर वक्त ईबीआईटी के सहारे जा सकते हो। ओके, तो आपका फाइनेंशियल पार्ट जो है वो शुरू होगा ईबीआईटी से, और माइनस क्या करोगे बोलो? शुरुआत होगा ईबीआईटी से, माइनस किया जाएगा आपका इंटरेस्ट। क्या मिलेगा दोस्तों? ईबीआईटी में से आय चला गया ईबीटी। ईबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिस पर हम चार्ज करते हैं टैक्स। पहले इंटरेस्ट क्यों माइनस किया सर? बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल आइटम, इसलिए पीएनएल डेबिट आइटम है वो, इसलिए पहले इंटरेस्ट माइनस किया, अब ईबीटी आने पर टैक्स चार्ज किया। याद रखिए टैक्स एट द रेट जो भी होता है वो इस पर लगता है, ओके, बट इंटरेस्ट एट द रेट जो है वो इस पर नहीं लगता। नो नो नो, इंटरेस्ट एट द रेट जो भी लगता है वो किस पर लगता है? ऑन डेट लगता है, याद रखिए। और ईबीटी में से टैक्स चला गया तो ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद अगर मैं अज्यूम करता हूं नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ऐसे केस में ये एनआई बन जाएगा। एनआई क्या होता है सर? नेट इनकम क्या होता है सर? जो इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको हम एनआई बुलाते हैं। एनआई ईएटी होना चाहिए या ईबीटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये मेरा एनआई नहीं बन सकता। प्रेफरेंस में अगर टैक्स है तो ये मेरा एनआई है। प्रेफरेंस में अगर टैक्स भी नहीं है तो ईबीटी विल बिकम माय एनआई। प्रेफरेंस अगर क्वेश्चन में आपका टैक्स भी नहीं है, ना ही आपका इंटरेस्ट है, तो ईबीटी विल बिकम माय एनआई। आर यू विद मी? एनआई क्या होता है बोलिए? इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। क्लियर गाइस? नाउ इस एनआई को, ये तो टोटल अर्निंग हो गया ना, मुझे पर शेयर अगर अर्निंग करना है तो इस एनआई को मुझे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विच शेयर्स, इक्विटी शेयर्स करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो खैर प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग अगर देंगे तो फिक्स रेट से दे देंगे, अभी तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो ये मेरा ईपीएस आ गया दोस्तों, इस पार्ट को हम बुलाते हैं फाइनेंशियल। अब पिछले नंबर का ही बेस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पिछले नंबर हमारे क्या थे? 3 लाख और 3,60,000, लाख 0.6, कितने से बढ़ाया आपने? 20% ना, 20% पीएटी, ठीक है। अब इंटरेस्ट सपोज आपका लेट से 2 लाख है, तो फिर इंटरेस्ट लेस करने के बाद ईबीटी आ जाएगा 1 लाख। टैक्स आपका सपोज 30% रहेगा तो ये आ जाएगा 30K, फिर ये आ जाएगा 70,000, और 70,000 को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, सपोज 10,000 करता हूं मैं एग्जांपल, तो आ जाएगा 7 रुपीज पर ईपीएस। कितना आएगा दोस्तों? 7 रुपीज पर शेयर ईपीएस आ गया। एनी डाउट कैलकुलेशन में? पूरा कैलकुलेशन समझाए? अब आप नेक्स्ट कैलकुलेशन कीजिए, बोलिए इंटरेस्ट कितना लोगे आप? 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। क्या कर रहे हो सर, इंटरेस्ट सेम क्यों ले रहे हो? बिकॉज वो फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, तो ये 2 लाख ही आएगा, तो फिर नीचे ईबीटी 1.6 लाख आएगा, जिस पर 30% कितना होगा? 0.48 लेस इज इक्वल टू कीजिए 1.12 लैक्स, एंड 1.12 लैक्स को अगर मैं डिवाइडेड बाय 10,000 करूं तो 11.2 का मेरा ईपीएस। चेक कीजिए आता है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है दोस्तों?
बराबर है? कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन percentage change in EPS is nothing but 11.2 minus 7 divided by 7 to 100. तो 60% चमत्कार। कितने से बढ़ाया था आपने EPIT को? रिजल्टेंटली आपका जो EPS बढ़ा है वो है 60। कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 3 गुना। 20% के मुकाबले 60% कितना होता है? 3 टाइम्स। व्हाट इज 3 टाइम्स गाइस? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल। बोलिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। आपने बनाया फॉर्मूला दोस्तों, DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। मेरे एग्जांपल में 60% बाय 20% अगर मैं करूं तो आंसर आएगा 3 टाइम्स। आखिर 3 टाइम्स का मुझे DFL क्यों मिला? इंटरेस्ट की वजह से। दोस्तों हर चीज आपकी बढ़ रही थी, इंटरेस्ट को छोड़ा तो ऑब्वियसली ये सब हुआ किसकी वजह से? इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। तो इस बार बॉक्स में बंद किसको करेंगे? इंटरेस्ट को बंद करेंगे और देखेंगे डायरेक्टली उसका इंपैक्ट। इंटरेस्ट का इंपैक्ट देखना है। क्या करूं? इंटरेस्ट के पहले और इंटरेस्ट के बाद को कंपेयर कर लूं। इंटरेस्ट के पहले क्या है? EBIT। इंटरेस्ट के बाद क्या है? EBT। बनाइए फॉर्मूला, EBIT बाय EBT। माय फॉर्मूला बिकम्स और DFL इज इक्वल टू EIT बाय EBT। कितना था आपका EBIT पहले वाले केस में? 3 लाख। कितना था आपका EBT? 1 लाख। आपका आंसर आएगा 3 टाइम्स। मैच हो गया? सिर्फ पहले डेटा के साथ मैच होता है। मैंने बोला था आपको मैचिंग अगर करना है तो सिर्फ फर्स्ट डेटा को कंपेयर करो, बाकी आप जितने डेटा पे निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। बिटवीन 2 डेटा रहेगा, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज होगा। सिंगुलर 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 आपको 3 जगह 6 जगह पूछा रहेगा तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज। आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? EBIT बाय EBT। आप कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, जो बड़ा नंबर है वो ऊपर, जो छोटा नंबर है वो नीचे। ठीक है? अगर परसेंटेज चेंज भी रहेगा तो ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज EPS का कभी भी ज्यादा आएगा और EBIT का कभी भी कम आएगा। आर यू वेरी क्लियर? काफी बार देखो, यहां पर देखो, अभी 10वीं से ये भी तो सर 60% ही है। यस और नो? क्योंकि भाई इंटरेस्ट पहला ही आइटम था ना, तो उसके बाद डायरेक्टली 60% का ही इंपैक्ट होगा ना। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो बताइए इधर? परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। आर यू? हर चीज एकदम क्लियर हो रही है क्या? तो बोलिए पहला फॉर्मूला क्या लिखूं मैं इन पेज में आके? डाउट देखिए, बोलिए मुझे। परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। लिखिए मेरे साथ। परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? EBIT बाय EBT। EBIT बाय EBT विल बिकम माय सेकंड फॉर्मूला। तो DFL के कितने फॉर्मूलेस बन गए अब तक? 2। एवरीवन, अब तक हमने अज्यूम किया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं। ठीक है? तो चलिए थोड़ा और आगे जाते, कंबाइंड लेवरेज पे जाते विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड को इनकॉर्पोरेट करें। तो कंबाइंड लेवरेज पे आते हैं दोस्तों। दो फॉर्मुलेज यहां पर भी बन गए, एक बार विदाउट देखिए दोनों फॉर्मुलेज बोलेंगे। परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT और EBIT बाय EBT। एवरीवन, नाउ कमिंग टू कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज के दो नाम होते हैं दोस्तों, DCL और DTL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। एवरीवन, और इस केस में आपका
लॉजिक बनेगा कि आप एडवांटेज ले रहे हो भाई। किस चीज का एडवांटेज ले रहे हो बोलो? फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का भी, एंड दोस्तों उसके साथ साथ किस चीज का? इंटरेस्ट कॉस्ट का भी एडवांटेज ले रहे हो आप। इंटरेस्ट कॉस्ट किस चीज का होता है? फाइनेंस का होता है। इंटरेस्ट कॉस्ट होता है फाइनेंस का, उसका भी आप एडवांटेज ले रहे हो। चलो बढ़िया है, दोनों चीज का हमको एडवांटेज लेना है, फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, दोनों का। तो आप बताइए कि ऐसे केस में आपके ऑपरेटिंग पार्ट और फाइनेंशियल पार्ट को मर्ज कर दीजिए और इमेजिन कीजिए आपका आंसर कहां से शुरुआत हो रही है आपके दिमाग में? सेल्स। ऑपरेटिंग पार्ट तो सेल्स से शुरू होता है, माइनस क्या हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिल रहा है? कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस हुआ? फिक्स कॉस्ट। क्या मिला? ईबीआईटी। रुको मत, आगे बढ़ते हैं। माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? ईबीटी। माइनस क्या होगा? टैक्स। क्या मिलेगा? ईएटी। बुला लीजिए एनआई। एनआई को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके ईपीएस। पार्ट को कंबाइन इमेजिन कीजिए। पूरा कंबाइन हो गया दिमाग में? माइंड के प्रोजेक्टर ऑन है? लिख नहीं रहा हूं जानबूझ के मैं, माइंड के प्रोजेक्टर ऑन है। तो बोलिए शुरुआत किधर से हुई है? सेल्स। एंड किधर हुआ है? ईपीएस। किसको बढ़ाना है फ्रीली? सेल्स को। फ्रीली बढ़ा देंगे सेल्स को, डिपेंडेंटली क्या बढ़ेगा? ईपीएस। 10% सेल का। सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, तो नीचे हमने लिखा है सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। 10% से सेल बढ़ा, डायरेक्ट जाइए ईपीएस पर और बोलिए कितना परसेंट बढ़ा? 60% बढ़ा है ईपीएस। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? देख लीजिए, 10% सेल बढ़ा है और डायरेक्ट नीचे जाके मैं देख रहा हूँ ईपीएस 6 है। तो गाइज आप बोलिए कितने गुना एडवांटेज हुआ? 6 टाइम्स का एडवांटेज हुआ। व्हाट इज 6 टाइम्स? डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज। 6 टाइम्स हो गया। फॉर्मूला बनाइए, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन डायरेक्टली सेल्स। तो 60% by 10%, my answer comes to 6 times. पेज पे आइए, लिखिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन, क्या लिखूं? ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बिल्कुल सही है, एकदम अच्छा बोल रहे हो मनीषा, अरमान, सब लोग जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हो सब लोग। गुड वन। नाउ दूसरा पार्ट बोलिए मुझे जरा, 2 मिनट के लिए सोचते हैं। वापस कंबाइन कर दिया अपन ने और मुझे दिख रहा है कि मेरा दो चीजों का मुझे एडवांटेज लेना है। ऊपर ऑपरेटिंग में क्या, किस चीज का एडवांटेज है? फिक्स कॉस्ट। नीचे फाइनेंस में किसका एडवांटेज है? इंटरेस्ट कॉस्ट। जानबूझ के मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए। फिक्स कॉस्ट ऊपर नजर आ रहा है, इंटरेस्ट नीचे नजर आ रहा है। फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इंटरेस्ट के नीचे क्या है? ईबी ईबी टी है। इंटरेस्ट के नीचे दोस्तों ईबीटी आएगा ना, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ऑल ऑफ यू अब देखिए, कंट्रीब्यूशन दिख रहा है फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट के नीचे क्या दिख रहा है? ईबीटी। तो दोनों के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। दोनों के नीचे क्या है? ईबीटी। दोनों के पहले और दोनों के बाद दोनों का इंपैक्ट मेजर हो जाएगा ना? यस और नो? कल का सेशन आज का सेशन दोनों को मर्ज कर दीजिए और बोलिए दोनों का इंपैक्ट देखना होगा तो 2 सेशन के पहले और 2 सेशन के बाद देखना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो ऐसे केस में मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? और करके लिखेंगे DCL इज इक्वल टू contribution divided by EBIT. You cannot write short form of contribution in examination. You can write EBIT, but contribution पूरा लिखना है आपको, ठीक है? तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। अब दोस्तों ये दोनों लेवरेज की वजह से हो रहा है ना, तो दोनों लेवरेज की वजह से भी तो आप 6 का आंसर निकाल सकते होंगे। पहला वाला आंसर कितना था आपका? 3 टाइम्स था, है ना? नहीं 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स था। दूसरा वाला आंसर 3 टाइम्स था। 4 3 दोनों मिलाकर 5 हो रहा है। प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? DCL इज इक्वल टू DOL इंटू
DFL गाइस, DOL इंटू DFL विल गिव यू DCL, और इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, DOL का फॉर्मूला ले लेंगे, इधर क्रॉस चेक करा रहा हूं मैं आपको, ये DOL का फॉर्मूला है, यहां से हम DCL का फॉर्मूला ले लेंगे, DFL का, ये DFL का फॉर्मूला हो गया। और दोनों के बीच कौन सी साइन है, इनटू साइन है। ये DOL का फॉर्मूला है, ये DFL का फॉर्मूला है, दोनों के बीच इनटू साइन है। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आया दोस्तों, EBIT गेट्स कैंसल, एंड जो बचा वो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है गाइस। एवरीवन, सेम वेरिफिकेशन आप दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, रख दीजिए इधर, और ये वाला फॉर्मूला EBIT बाय EBT, ये फॉर्मूला इधर रख दीजिए, और दोनों के बीच साइन रख दीजिए इनटू का। अब बोलिए क्या नजर आया आपको, EBIT गेट्स कैंसल, इधर का न्यूमरेटर कंट्रीब्यूशन है, इधर का डिनोमिनेटर EBT है। एवरीवन, समझ में आया क्या? So my combined leverage gets verified like this. I have 3 formulas for combined leverage. पहला फॉर्मूला बोलिए एक बार विदाउट देखे, परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हो ना आप, डायरेक्ट एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला, दो आइटम्स के पहले और दो आइटम्स के बाद। पहला वाला आइटम है फिक्स कॉस्ट, उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन, दूसरा आइटम है नीचे वाला इंटरेस्ट, उसके नीचे EBT, फॉर्मूला बिकम्स कंट्रीब्यूशन बाय EBT। एंड तीसरा फॉर्मूला तो दोनों 2 into 3 बराबर है, अपने एग्जांपल में 6। यस गाइस, तो इस तरीके से आपके सभी फॉर्मूलेस वेरीफाई। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल लेवरेज के तक, फाइनेंशियल लेवरेज के तक, पोस्टमार्टम फाइनेंशियल लेवरेज का। पहले फाइनेंशियल लेवरेज मुझे बताइए, हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? DFL, DFL should be हाई और लो प्रेफर्ड, क्या होना चाहिए? हाई और लो प्रेफर्ड, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलिए? शुड बी हाई और लो प्रेफर्ड? हाई प्रेफर्ड, डिपेंड्स, वेरी गुड। शुड बी हाई प्रेफर्ड और लो प्रेफर्ड, डिपेंड्स ऑन, वेरी गुड, दो फैक्टर्स, रिटर्न सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिए, आप किसका एडवांटेज लेना चाहते थे? डेट का, इंटरेस्ट का। भाई ये तो देख लीजिए कि आप कमा क्या रहे हो और आप पे क्या कर रहे हो। आप डेट पर पे कर रहे हो सपोज 9%, और आप सामने कमा रहे हो सपोज 20%, तो उनका पैसा लिया 1 करोड़, करेक्ट, बिजनेस में लगा दिया 1 करोड़, रिटर्न कमाया 20% से 20 लाख, और उनको पे करना है केवल 1 करोड़ पर 9%, मतलब लाख। हमने कमाया कितना है? 20% से 20 लाख। देना कितना है? 9% से 9 लाख। गुड और बैड? गुड। सामने वाला आपको बोल रहा है और 1 करोड़ चाहिए क्या, अपन बोलेंगे यस दे दो, है ना। बट अगर वो बोलता है आपको कि आप 20% रिटर्न दो, और यहां पर आप कमा रहे हो सिर्फ 14%, इन्वेस्ट कर कर रिटर्न कमाया 14%, और पे कितना करना है? 19%, अपने जेब से जा रहा है 5%, वो बोल रहा है और 1 करोड़ चाहिए क्या?
नहीं चाहिए भाई, रख तेरा पैसा तेरे पास, और इनफैक्ट ये 1 करोड़ वापस देने का ट्राई करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे केस में हमारा फाइनेंशियल लेवरेज हम हाई कब रखते हैं? ध्यान से सुनो, इधर भी लॉजिक वही होता है कि जितना आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे ना, उतना आपका फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। आपका फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ने में आपको डर कब नहीं लगेगा? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपके इंटरेस्ट के रेट से। गाइस, इंटरेस्ट का रेट किस पर देखना है आपको? डेट पर। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप बोलोगे बिंदास लोन दो, हम ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार है। ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होना है, कैसे होना है? डेट ज्यादा लेकर, ना कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे कर। दो तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा हो सकता है। बोलिए कौन से दो तरीके? रेट ज्यादा दो या तो डेट ज्यादा लो। हमको क्या करना है? डेट ज्यादा लेना है। बट कब? जब हमारा ये सिचुएशन, तो हम क्या बुलाते हैं? DFL is said to be favorable. Everyone, DFL is said to be what? Favorable. Understood? तो DFL फेवरेबल रहेगा तब हम बोलेंगे बिंदास, ज्यादा इंटरेस्ट देने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय इंक्रीजिंग मोर डेट। लिखो, समझ रहे हो ये बात? तो हम क्या लिखेंगे अभी? बोलिए, हटा देते हैं हम। हम बोलेंगे if return on investment is more than rate of interest on debt, then DFL is favorable. DFL is favorable, and therefore DFL should be dash. It should be high preferred. It should be high preferred. Everyone, समझ में आया बात यहां तक? सर, इंटरेस्ट आप ज्यादा नहीं दे रहे हो मगर आप रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो, उस टाइम पर आप बोल रहे हो बिंदास हम डेट को बढ़ा सकते हैं। DFL हाई रखना मतलब क्या करना सर? डेट ज्यादा लेना और इंटरेस्ट अमाउंट भी ज्यादा पे करना। कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कमा रहे हैं ज्यादा। करेक्ट है क्या? बट रिवर्स रहेगा तो, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, ऐसे केस में DFL को क्या बुलाते हैं? अनफेवरेबल बुलाते हैं। DFL इज अनफेवरेबल, और उस टाइम पे हम DFL को रखते हैं कम, तो हम डेट लेते कम और इंटरेस्ट का अमाउंट भी देते हैं कम। अच्छे से, इसीलिए DFL को मतलब फाइनेंशियल लेवरेज को बुलाते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। क्या बुलाते हैं? बोलिए, फेयर वेदर फ्रेंड। वो क्या होता है सर? जब तक मौसम अच्छा है तब तक क्या आपका दोस्त है? कभी आपका दोस्त है? सिचुएशन 1 या 2? बोलिए, 1 या 2? 1 में भाई, फॉर एग्जाम्पल बैंक मांग रहा है 9%, अरे 20, कोई गम नहीं है, 10 दे दो। बैंक मांग रहा है 9%, अरे 4%, रिसेशन है भाई, अब क्या करें? अब वो जो दोस्त था ना, अच्छा दोस्त था ना, जानी दुश्मन, वो बोलेगा भाई तू कुछ भी कमा, मुझे तो 9 चाहिए था। समझेगी नहीं? तो इट इज कॉल्ड एज फेयर वेदर फ्रेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल एज्ड, दो धारी तलवार। मतलब क्या हुआ? एक तरफ से फायदा है, एक तरफ से नुकसान भी है, देखकर यूज कर। समझ गए? तो दो वर्ड्स अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान देना, दो धारी तलवार को क्या बोलेंगे? डबल एज्ड स्वॉर्ड। एंड दूसरा फेयर वेदर फ्रेंड। दोनों का मीनिंग यही है, एक्सप्लेनेशन यही है जो हम, और इसी को बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, अनफेवरेबल फाइनेंशियल। अंडरस्टूड? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब आप बोलिए कम से कम DFL कितना होगा? तो लॉजिक अपन ने ऑपरेटिंग का लगाया, सेम लॉजिक इधर भी लगेगा। बोलिए, जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा DFL उतना बढ़ेगा, जितना इंटरेस्ट कम होगा DFL उतना कम होगा। कम से कम इंटरेस्ट कितना रहेगा? 0, नो डेट, 0 इंटरेस्ट। 0 इंटरेस्ट रहेगा तो EBIT और EBT सेम बन जाएगा, तो आपका DFL 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका DFL 1 से नीचे नहीं आएगा, 0 से ऊपर, 1 से ऊपर होगा। 0 एंड 1 के बीच नहीं आएगा, 1 से ऊपर या 1, या डायरेक्ट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा सर?
हम ईबीआईटी कमा रहे हैं 10 लाख, इंटरेस्ट पे करना है 12 लाख, पे करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली। अपना प्रॉफिट कितना है? 10 लाख है, मगर कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 लाख है। आपकी जेब से 2 लाख चला जाएगा, ईबीटी आ जाएगा नेगेटिव लाख। क्या पे करना पड़ेगा ईबीआईटी? ईबीआईटी में से 10 लाख 12 लाख का इंटरेस्ट। यस। कैन योर इंटरेस्ट की वजह से ईबीटी बिकम्स नेगेटिव? यस। इसका मतलब योर डीएफएल कैन बी नेगेटिव। जो लॉजिक्स अपने ऑपरेटिंग के बोले थे सेम फाइनेंशियल को अप्लाई हो। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। Preference dividend is present, what will happen guys? PAT माइनस होगा इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? पीटी। पहले भर दो गवर्नमेंट को टैक्स, फिर मिलेगा पीएटी। अब पे करो प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम। पीएनएल डेबिट आइटम नहीं है ये, पीएनएल अप्रोप्रिएशन है सर। इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गाइस। मतलब आपका पीडी लेस करने के बाद आप टैक्स नहीं पे कर सकते हो, पहले आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, फिर पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आपको मिलेगा आपका एनआई, और फिर आपको निकालना पड़ेगा आपका EPS विच इज बट एनआई अपॉन ऑफ इक्विटी ऑफ इक्विटी शेयर। जानबूझ के सर उधर टोटल शेयर्स क्यों नहीं लेते सर? प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों क्यों नहीं लेते सर? वो अर्निंग पर शेयर है सर। तो अब प्रेफरेंस डिविडेंड को फिक्स रेट से देने के बाद जो बचा उसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो अवेलेबल टू इक्विटी। करेक्ट है कि नहीं? और इसीलिए अब मेरा एनआई शिफ्ट हो गया फ्रॉम ईएटी आफ्टर डिडक्टिंग पीडी, एनआई बचा। मेरा एनआई कोई भी क्वेश्चन जारी होता है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है एनआई आएगा। अंडरस्टूड? अब यहां का फॉर्मूला भी वही रहेगा दोस्तों जो अभी अभी अपन ने बोला, परसेंटेज चेंज वाला तो वही रहेगा। बोलो फॉर्मूला क्या है डीएफएल का? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन पीएटी। ये फॉर्मूला क्यों नहीं बदल रहे हो सर? बिकॉज इस फॉर्मूले में आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ले रहे हो, उसके बीच जो जो घुसा है अंदर उन सब का इंपैक्ट आपके ईपीएस में आ गया। उस बीच वाले पार्ट में आप जो जो चीजें ले रहे हो, मेड बी टैक्स, मेड बी इंटरेस्ट, मेड बी पीडी, सबका इंपैक्ट एनआई में आके ईपीएस में आ गया ना। तो कोई चीज चेंज करने की क्या जरूरत है? ऑटोमेटिकली आंसर चेंज। अंडरस्टूड क्या? तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? सेम। अंडरस्टूड? एंड दोस्तों अगर मैं सेकेंड फॉर्मूले की बात करूं तो सेकेंड फॉर्मूला मेरा था EIT बाय EPT। कैन वी राइट EIT माइनस इंटरेस्ट? अब तक फॉर्मूला नहीं बदला है, फॉर्मूले का सिर्फ स्टाइल बदला है। अभी भी डिनोमिनेटर क्या है? EBT है, बट सिर्फ लिखने का तरीका बदला है आपको दिखाने के लिए कि हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट था आप माइनस कर रहे हो, वैसे सेम प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स कॉस्ट है, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट आप देते हो एट द रेट समथिंग ऑन डेट, वैसे पीडी भी देते हो एट द रेट समथिंग ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डू यू एग्री? तो वो भी एक फिक्स कॉस्ट है, तो इसमें से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। बट दोस्तों इंटरेस्ट तो टैक्स के पहले ही पे हो गया, बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो तभी पे हो पाएगा जब आप पे कर रहे हो टैक्स। तो एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड को बनाना पड़ेगा बिफोर टैक्स। क्या बनाना पड़ेगा? बिफोर टैक्स। सर क्यों सर? बिकॉज यू कैन नॉट पे प्रेफरेंस डिविडेंड विदाउट पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं बोल रहा मैं, वो तो है भी नहीं अभी रियल लाइफ में, तो निकाले हुए 3-4 साल हो गए। 115 ओ नाम का एक सेक्शन था पहले इनकम टैक्स में, वो तो कब का स्क्रैप हो गया है। मगर अब जो बात कर रहा हूं मैं इनकम टैक्स ऑफ कंपनी की बात कर रहा हूं। आप जब तक कंपनी का टैक्स नहीं भरते गवर्नमेंट को तब तक आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में एक पार्ट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना और दूसरा पार्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन लोगों को आप तभी पे कर सकते हो जब आपने गवर्नमेंट को भरा है टैक्स, क्योंकि ये लोग है ओनर।
उसमें से भी रियल ओनर्स कौन है? इक्विटी वाले। याद है सबको? तो फिर गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू पीडी दे रहा है, पीडी देने के पहले हमें दे टैक्स। तो हमें अगर टैक्स देना है किसी भी चीज को, अगर आफ्टर टैक्स करना है तो हमें पता है इनटू 1 माइनस टैक्स करते। अगर नहीं पता होगा तो ध्यान रखिए। अब ये रैपिड फास्ट ट्रैक बैच है, एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना होगा क्या करोगे? इनटू 1 माइनस टी। तो बिफोर टैक्स के लिए क्या? डिवाइडेड बाय 1 माइनस। तो पीडी को मुझे क्या करना है? बिफोर टैक्स। तो मुझे पीडी वाला पार्ट, मैथ्स के सिर्फ पीडी वाला पार्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। तो सिर्फ इतने पार्ट को डिवाइड बाय 1 कर दिया। आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1। सर कैन वी नॉट राइट ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी अपॉन 1? बोलिए। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी अपॉन 1। 100% यस, बिल्कुल सही है सर। फिर ऐसा क्यों लिखा है? ये तो बड़ा लग रहा है सर फॉर्मूला। बिकॉज एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज, एग्जाम में क्या करते हैं ये लोग? आपको डीएफएल देते, आपको इंटरेस्ट देते, पीडी देते, टैक्स का रेट देते, निकालना क्या होता है? ईबीआईटी। ये मैं ऊपर वाला क्लियर। ऑफ कोर्स एग्जाम में अगर आपको ईबीटी पता रहेगा तो आप नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? तो आप क्या करोगे अभी? ये फॉर्मूला आप यूज करके डीएफएल कब? मगर रेफरेंस डिविडेंड दिया रहेगा तब। चाहिए मेन पार्ट में, चाहिए मेन पार्ट में, और यहां पर लिखिए इफ रेफरेंस डिविडेंड इज, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन, तब आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1। आई होप आपको क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझाया मैंने। यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दोस्तों। वो आपको डीएफएल देते हैं और वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, आपको पीडी देते हैं, टैक्स रेट देते हैं, और आपको ईबीआईटी निकालना होता है। एक बार ईबीआईटी निकला तो डीओएल यूज करो, और ईबीआईटी का फॉर्मूला, डीओएल का फॉर्मूला यूज करो, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। आपके पास ऑलरेडी रेडी है ईबीआईटी और डीओएल रेडी है, आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन, उधर से रिवर्स जाके आप सेल्स निकाल सकते हो। रिपीट करो एक बार। इधर से आप क्या निकाले हो? ईबीआईटी। क्या दिया था क्वेश्चन में? डीओएल। आपका क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू सेल्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रिवर्स कैलकुलेशन। अब सोचिए कि आपका ये वाला फॉर्मूला जरा कंपेयर, ये देखिए ये ओरिजिनल फॉर्मूले थे आपके, बराबर। तो इधर के फॉर्मूले में आपने न्यूमरेटर सेम रखा, सिर्फ डिनोमिनेटर ईबीटी था जिसको आपने ये ईबीआईटी माइनस अपॉन 1। उधर का भी तो न्यूमरेटर आप कंट्रीब्यूशन रख सकते हो, उधर भी डिनोमिनेटर में ईबीटी ईबीटी सेम है, तो उधर के डिनोमिनेटर को भी आप सेम चेंज करोगे जो इधर चेंज। बोलिए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आपका? बोलिए। इधर का मैं कॉपी कर रहा हूँ, डायरेक्ट इधर रख रहा हूँ, आपके कंबाइन लिवरेज के लिए, और सिर्फ न्यूमरेटर बदल दूंगा दोस्तों में। माय कंबाइन लिवरेज फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1। बिल्कुल लॉजिक सेम रेप्लिकेट है दोस्तों। एनी डाउट्स? अब कैन वी ऑल्सो से, सर जैसे आप इधर बोल रहे थे ईबीआईटी बाय पीटी माइनस पीटी अपॉन 1 माइनस टैक्स, वैसे सेम सर इधर भी हो सकता है क्या? और डीसीएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीटी माइनस पीडी अपॉन एब्सोल्यूट, कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही है। क्या आपको ये सब बातें समझी? सब कुछ अच्छा? बोलिए डीओएल कैसा चाहिए? डीओएल लो प्रेफर्ड। डीएफएल कैसा चाहिए? डिपेंड्स। डिपेंड्स क्या? आरओआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करो। आरओआई अगर ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो
अदरवाइज लो प्रेफर। हाई प्रेफर कब रहता है? जब डीएफएल होता है फेवरेबल। लो प्रेफर कब होता है? जब डीएफएल होता है अनफेवरेबल। अंडरस्टूड? अब इसी लेवरेज वाले टॉपिक में आपको शायद रेशियो एनालिसिस वाले कुछ फॉर्मुलेस काम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बस लिखा के दे रहा हूं। इसको रेशियो में और डिस्कस करेंगे अपन लोग। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेशियो में डिस्कस होगा, डोंट वरी एट ऑल। आरओआई का फॉर्मूला दोस्तों बिफोर टैक्स के लिए याद है? कोई भी रिटर्न वाला फॉर्मूला रहेगा ना, तो डिनोमिनेटर में आएगा उस चीज का नाम जिसका आप रिटर्न निकाल रहे हो, टोटल इन्वेस्टमेंट। लास्ट में होगा इनटू 100, क्योंकि रिटर्न कभी भी परसेंटेज में होता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट पर हम जो कमाते हैं वो होता है ईबीआईटी। क्या होता है बोलिए? ईबीआईटी। बिकॉज इन्वेस्टमेंट देने वाले लोग कौन कौन है? डेट वाले लोग भी है, प्रेफरेंस वाले लोग भी है, और इक्विटी वाले लोग भी। तीनों को रिटर्न किस में से बट रहा है? आईटी में। अगर इसी चीज को आफ्टर टैक्स करना है तो अभी अभी मैंने आपको लॉजिक बोला है, किसी भी चीज को अगर आफ्टर टैक्स करना है तो क्या करते? इनटू 1 माइनस टैक्स करते। तो आरओआई का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स बोलिए क्या करूं? पीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स कर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लास्ट में इंटू 100। एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है आपको। टिपिकल एक क्वेश्चन आता है उसमें, कोई भी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा ना दोस्तों, कोई भी टर्नओवर रेशियो रहेगा ना, टर्नओवर मतलब ही होता है सेल्स। तो यहां पर फॉर्मूले में आएगा न्यूमरेटर में सेल्स, और डिनोमिनेटर में उस चीज का नाम रख दो जिसका वो फॉर्मूला पूछ रहे। तो टोटल एसेट्स, फॉर्मूला क्या बन गया? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर इसको इनटू 100, कोई भी फॉर्मूला इनटू 100 नहीं होता, तीन फॉर्मूले इनटू 100 होते हैं। रिटर्न्स जिसके अंदर परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज, या एक्सपेंस एज अ परसेंटेज, तीन ही फॉर्मूले इनटू 100 होते हैं। तो कौन से तीन फॉर्मूले होते हैं? रिटर्न, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज जैसे एनपी रेशियो, जी वगैरह, और एक्सपेंस एज अ परसेंटेज जैसे कि रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, सैलरी एज अ परसेंटेज। याद रहेगा ये बात? बाकी सब फॉर्मुलेस किस में होते हैं सर? टाइम्स में होते हैं। पी रेशियो भी किस में होता है? टाइम्स में होता है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी किस में होता है? टाइम्स में होता है। पी रेशियो नाम निकल गया इसलिए लिख देते हैं फॉर्मूला। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। बोलिए लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो। पीवी नहीं है ये, पीई है, कॉस्टिंग में मत जाना। पीई रेशियो का लॉन्ग फॉर्म बोलिए प्राइस अर्निंग रेशियो। अब पहला वर्ड क्या यूज किया? प्राइस, एमपी, मार्केट प्राइस। दूसरा वर्ड क्या यूज किया? अर्निंग। मतलब क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या बन रहा है? एमपीएस बाय ईपीएस। एवरीबॉडी समझ गए यहां तक? तो ये था दोस्तों आपका लेवरेज का डिस्कशन। लेवरेज के जितने भी फॉर्मुलेस थे, जो जो कॉन्सेप्ट्स थे, सब कुछ आपको दे दिए। अब इसके बेसिस पर आप क्या करोगे? पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। एक नॉर्मल कैटेगरी होता है, क्वेश्चन में पूरे कंटेंट दिए रहते हैं, आपको बस फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना होता है। आई डोंट एक्सपेक्ट ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा होता है कि आपको उस फॉर्मूले के कुछ कंटेंट्स एज अ वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है, सेल्स इतना है, इंटरेस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज इतना है। आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, फिर आपको फॉर्मूला पुट अप करके आंसर निकालना होगा। शायद पेपर इजी आ जाए तो ऐसा आ जाएगा। तीसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लेवरेजेस दिए रहेंगे और आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, तो आप देख ही चुके। और चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनकम स्टेटमेंट बना लो, लेवरेज निकाल दिया है क्वेश्चन, आपको कमेंट करना है। कमेंट कैसे करते हैं वो तो भाई आपको खुद ही लेक्चर्स में मैंने बताया है। सिंपल चीज याद रखिए, लेवरेजेस जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा, लेवरेजेस जितना कम रिस्क उतना कम। लेवरेज अगर ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है बीच में, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट रिस्क। क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिस्क। तो कभी भी क्या ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा आपके लिए, क्या बेस्ट रहेगा? मॉडरेट रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। बोलिए एक बार, मॉडरेट रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। सर एक आधी बार लोएस्ट रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर तो बेस्ट ही है। लोएस्ट रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट, ये तो बेस्ट ही है, बट जनरली ऐसा कॉम्बिनेशन कम मिलता है। इसलिए दो तीन कंपनी के इंफॉर्मेशन में अगर आपको सबसे पहले सेल्स और प्रॉफिट्स दिए लास्ट में, या तो आप निकाल रहे हो सेल्स और प्रॉफिट, और लेवरेजेस भी क्वेश्चन में दिए या आप निकाल रहे हो, तो उसके बेसिस पर जज करने का कि लेवरेज बड़ा है या छोटा है दूसरे कंपनी के मुकाबले। अगर ज्यादा है रिस्क हाई हो गया,
अगर कम है रिस्क लो हो गया, अगर बीच में है, दोनों कंपनी के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क। कर पाओगे क्वेश्चंस को एवरीवन? Shall we stop here for the day? Tomorrow for capital structure. Thank you very much. Hope you enjoyed the session, guys. Bye. See you tomorrow.